गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। और जनन स्वास्थ्य में बच्चों हम लोग भाग 3 का अध्ययन करेंगे। और जनन स्वास्थ्य में हमने भाग 1 और भाग 2 का अध्ययन पहले कर लिया। और बच्चों इसके पहले जो भाग 2 था उस भाग 2 में हमने गर्भ निरोधक की विधियों के विषय में अध्ययन किया था। और उसमें बच्चों एक विधि था एमटीपी। एमटीपी कितने सप्ताह में कराया जाता है बच्चों, हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि 2 सप्ताह के अंदर एमटीपी कराना चाहिए। बल्कि बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था। एमटीपी 2 सप्ताह के अंदर नहीं बच्चों, यह 12 सप्ताह के अंदर कराया जाता है। और आप लोग वहाँ पे यह सुधार कर लीजिएगा कि एमटीपी 2 सप्ताह के अंदर नहीं बच्चों, 12 सप्ताह के अंदर कराया जाता है। ठीक है, इस भूल को आप लोग सुधार कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 में यौन संचारित रोग। यह यौन संचारित रोग क्या होता है, इसके विषय में हम लोग बच्चों अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीडी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग यौन संचारित रोग। और इस यौन संचारित रोग में लिखेंगे कि यौन संचारित रोग लैंगिक संचारित रोग कोष्टक में एसटीडी होता है। ये लैंगिक संसर्ग से तथा प्रजनन मार्ग से संचारित होता है। बच्चों यह परिभाषा रहा यौन संचारित रोग का। और यौन संचारित रोग अनेक प्रकार के होते हैं। और जो महत्वपूर्ण रोग हैं उन रोग के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यौन संचारित रोग या जिसको हम एसटीडी कहते हैं बच्चों, यह 2 प्रकार का होता है। एक जीवाणुओं द्वारा एसटीडी अर्थात जीवाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग, और दूसरा होता है विषाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग या एसटीडी। तो इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले हम अध्ययन कर लेते हैं जीवाणुओं द्वारा एसटीडी या जीवाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग के विषय में हम अध्ययन करते हैं। तो जीवाणु द्वारा एसटीडी में पहला जो रोग आता है बच्चों, उस रोग का नाम है ओपदंस। ओपदंस, और इंग्लिश में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं सिफिलिस। इंग्लिश में बोलते हैं सिफिलिस। ध्यान रखिएगा बच्चों कि यह जो आप पढ़ रहे हैं इसमें कारण पूछा जाता है। अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में कारण पूछा जाता है, तो कारण को बहुत अच्छे ढंग से आप लोग याद रखिएगा। तो ओपदंस या जिसको हम सिफिलिस कहते हैं, यह जो आपका रोग है, यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। लेकिन यह रोग किस जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, जिनको हम कारक कहते हैं। ठीक है, किसके कारण या किस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है उसको हम कारक कहते हैं। अर्थात वह कौन सा कारक है जिसके कारण, या वह कौन सा जीवाणु है जिसके द्वारा ओपदंस या सिफिलिस रोग होता है। तो बच्चों यह जो है इसका कारण है टेमोनीमा पेलिडम। टेमोनीमा पेलिडम एक क्या है, जीवाणु है। और इस जीवाणु के द्वारा ही ओपदंस या सिफिलिस नामक रोग होता है। और यह रोग बच्चों यौन संचारित रोग होता है। और इस रोग का लक्षण क्या है बच्चों, तो इस रोग का लक्षण है संक्रमित स्थान पर एक बैंगनी रंग का वृत्ताकार घाव बन जाता है।
ठीक है, जो संक्रमित स्थान है उस पर एक वृत्ताकार बैगनी रंग का एक वृत्ताकार जो है घाव बन जाता है। और बच्चों यह घाव जो है 6 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। लेकिन जैसे ही यह घाव ठीक होता है क्या हो जाता है, ज्वर हो जाता है। घाव ठीक होता है और जैसे ही ज्वर आपका ठीक होता है ज्वर हो जाता है, बुखार हो जाता है। और उपदंश सिफिलिस रोग का उपचार क्या है, इनकी दवा क्या है, तो बच्चों इनकी दवा है पेनिसिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन। इस रोग में पेनिसिलिन तथा जो है टेट्रासाइक्लिन नामक दवा ली जाती है। और यह उपदंश या सिफिलिस रोग जो है यह यौन संचारित रोग है और यह जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए दूसरा रोग आप लोग लिखेंगे सुजाक। दूसरा जो है रोग का हेडिंग डालेंगे सुजाक, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोनेरिया। गोनेरिया तो सुजाक या गोनेरिया यह भी क्या है, यौन संचारित रोग है। और यौन संचारित रोगों में यह जीवाणुओं द्वारा बैक्टीरिया द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। और इसका कारण क्या है, कौन सा जीवाणु है जिसके कारण जो है यह सुजाक या गोनेरिया रोग होता है, तो इसका कारण है बच्चों नीसेरिया गोनोरी। ध्यान रखिए बच्चों, नीसेरिया गोनोरी जो है यह एक बैक्टीरिया है, यह एक जीवाणु है जिसके द्वारा जो है यह रोग होता है, सुजाक या गोनोरिया रोग होता है। यह भी क्या है, यह यौन संचारित रोग होता है। और इसका लक्षण क्या है बच्चों, यह रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है, ठीक है, तो किस तरह से जो है लक्षण जो है हमें प्रदर्शित होते हैं, तो मूत्र त्याग में जलन होता है और वृषण में दर्द होता है, जो यह रोग जिस व्यक्ति को हो गया। और इसका उपचार क्या है बच्चों, इसका उपचार भी पेनिसिलिन की दवा दी जाती है ऐसे रोगी को। तो बच्चों हमने जीवाणु द्वारा यौन संचारित रोग के विषय में पढ़ लिया है, जो यही दो महत्वपूर्ण है जो अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं और इनका कारण पूछा जाता है। और भी जीवाणु जनित रोग है, यौन संचारित रोग हैं जो जीवाणुओं से होते हैं, वो आप अपने किताब से अध्ययन कर लेंगे। हम यहाँ उन्हीं रोगों के विषय में पढ़ा रहे हैं जो महत्वपूर्ण रोग। चलिए अब हम जो है या तो जीवाणु द्वारा हमने दो रोग पढ़ लिया कि यौन संचारित रोग में जो जीवाणु द्वारा रोग होता है, एक होता है उपदंश और दूसरा होता है सुजाक। चलिए अब हम देखते हैं विषाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग कैसे होता है, उसके विषय में अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो विषाणुओं द्वारा यौन संचारित रोग है उसमें पहला रोग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस रोग के विषय में आगे भी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे अध्याय 8 में। अध्याय 8 में भी हम इस रोग के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ देख लें विषाणु जो है, विषाणु द्वारा जो रोग होता है एड्स, यह भी यौन संचारित रोग है। ठीक है, पहला आपके रोग का नाम है एड्स, जिसको हम बोलते हैं AIDS एड्स। इस एड्स का बच्चों अक्सर आपके एग्जाम में इनका फुल फॉर्म पूछता है, इनका एड्स का पूरा नाम लिखिए। तो बच्चों इसका पूरा नाम यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह इनका पूरा नाम है। और इस रोग का कारण क्या है, अर्थात किसके कारण जो है एड्स रोग होता है, किस विषाणु के कारण, क्योंकि यह विषाणु जनित रोग है, विषाणुओं द्वारा जो है यौन संचारित रोग होता है। तो वह कौन सा विषाणु है, कौन सा वायरस है जिसके द्वारा एड्स नामक रोग होता है, जो बहुत ही घातक होता है। तो बच्चों यह जो कारक है वह है HIV जो यह आपका जो है क्या है, एड्स का कारक है, इनके कारण ही यह एड्स होता है। और इसका भी फुल फॉर्म पूछता है बच्चों, इसका भी पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ लिखा गया है आपका HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह इनका पूरा नाम होता है। और ध्यान रखिएगा बच्चों, इस एड्स का आपको पता है इसका कोई उपचार नहीं होता है। और यह एड्स बच्चों
ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही घातक रोग है जिसका कोई भी उपचार अभी तक नहीं मिल पाया है। और यह एड्स, ध्यान रखिएगा, कभी कभी जो है आपका एम्स और पीएमटी जैसे परीक्षाओं में या आपके बोर्ड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि एड्स जो है, ठीक है, जो आपका एड्स है शरीर के किन कोशिकाओं को नष्ट करता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारा एक इम्यूनो सिस्टम है, और हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है मुख्य रूप से दो कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती है। दो लिम्फोसाइड पाया जाता है। एक पाया जाता है बी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड, और बच्चों एक होता है टी लिम्फोसाइड, एक होता है आपका टी लिम्फोसाइड। बच्चों, हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है और इस प्रतिरक्षा तंत्र में इन दोनों कोशिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक को हम लोग बोलते हैं बी लिम्फोसाइड और दूसरे को बोलते हैं टी लिम्फोसाइड। यह टी लिम्फोसाइड क्या करता है बच्चों कि जब आपके शरीर पर कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु, ठीक है, आपके शरीर पर आक्रमण करता है या आप उससे संक्रमित होते हैं, तो यह टी लिम्फोसाइड क्या करता है, उस बैक्टीरिया या उस वायरस की पहचान करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइड क्या करता है, टी लिम्फोसाइड जो है आप अपने शत्रुओं की पहचान करता है, अपने दुश्मनों की पहचान करता है। जो आपके शरीर पर बाहरी आक्रमण होते हैं, विषाणु या आपका बैक्टीरिया का जो आपके शरीर पर आक्रमण होते हैं, टी लिम्फोसाइड उनकी पहचान करता है। उनको पहचान कर यह सूचना दे देता है बी लिम्फोसाइड को। और बी लिम्फोसाइड क्या करता है, बी लिम्फोसाइड उनसे लड़ने के लिए, ठीक है, एंटीजन का निर्माण करता है, अर्थात शस्त्र का निर्माण करता है। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए शस्त्र का निर्माण करता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि मान लीजिए कोई भी वायरस, ठीक है, हमारे शरीर पर आक्रमण कर दिया। जो हम लोग बच्चों टीका लगाते हैं, टीकाकरण होता है, टीकाकरण में क्या किया जाता है, टीकाकरण में, ठीक है, जो रोग होता है, कोई भी रोग है और उस रोग का जो भी कारण है, जिसके कारण, जिस बैक्टीरिया के कारण, जिस जो है विषाणु के कारण, जिस जीवाणु के द्वारा वह रोग होता है, ठीक है, उसी रोग का हल्का सा मात्रा लेकर, ठीक है, उसको जो है हमारे शरीर में इंजेक्ट कराया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। जब वह हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो टी लिम्फोसाइड उनकी पहचान करता है, बहुत, क्योंकि वह जो बहुत हल्का मात्रा जो है आपके शरीर में प्रवेश जो है कराया जाता है, जिससे जो है आपके शरीर पर कोई प्रभाव उसका नहीं होता। और यह टी लिम्फोसाइड क्या करता है, उसकी पहचान करता है, यह सूचना बी लिम्फोसाइड को देता है, और बी लिम्फोसाइड क्या बनाता है, उसके लिए एंटीबॉडीज आपके शरीर में बनाता है, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करता है। और जब कभी भी हमारे जीवन में उस रोग से संबंधित जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु या वायरस या जो भी दुश्मन हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, तो टीकाकरण के द्वारा हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि यह यही दुश्मन है। जब वह हमारे शरीर पर आक्रमण करता है तो टी लिम्फोसाइड पहचान लेता है कि अरे यह वही दुश्मन था, और यह सूचना दे देता है बी लिम्फोसाइड को कि अरे वह वाला दुश्मन आक्रमण किया है, और बी लिम्फोसाइड पहले से ही उसको लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है। और जैसे ही यह सूचना देता है, बी लिम्फोसाइड क्या करता है, उस शत्रु को लड़ने के लिए भेज देता है, उस जो अस्त्र और शस्त्र को, उस सैनिकों को, ठीक है, उसे लड़ने के लिए भेज देता है, और हम उस दुश्मन को पराजित कर देते हैं और हम उस रोग से संक्रमित नहीं होते हैं। इस तरह से टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, टी लिम्फोसाइड पहचान करता है, बी लिम्फोसाइड उसके खिलाफ जो है अस्त्र शस्त्र और सैनिक का निर्माण करता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यह एड्स जो हमारा दुश्मन है, यह बहुत ही चालाक दुश्मन है। एड्स उसको पता है कि जो है आपके शरीर में जो टी लिम्फोसाइड है, ठीक है, यही सूचना देता है, तो क्यों ना हम इस टी लिम्फोसाइड को ही नष्ट कर दें।
जिससे यह सूचना बी लिम्फोसाइट को नहीं दे पाए। जब बी लिम्फोसाइट को कोई सूचना नहीं मिल पाएगा तो क्या है, कोई अस्त्र शस्त्र, कोई सैनिक भेज नहीं पाएगा इनसे लड़ने के लिए। ठीक है, तो जो ये एड्स है यह बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। ठीक है, तो यह क्या करता है, यह हमारे किस कोशिका को, किस सेल को नष्ट करता है। जो अक्सर आपके बोर्ड के एग्जाम में या प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछता है कि एड्स जो है किस कोशिकाओं को नष्ट करता है। जैसे ही एड्स जो है हमारे शरीर पर आक्रमण करता है, पहला काम यही करता है कि हमारे टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। तो किस कोशिका को नष्ट करता है, टी सेल को। टी सेल को जो है नष्ट करता है, टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। जब एड्स जो है इनको नष्ट कर दिया तो क्या हो गया, यह सूचना नहीं दे पाता कि एड्स जो है हमारे शरीर पर आक्रमण किया है, इसको कोई सूचना नहीं मिल पाता। अर्थात हम इससे जो है कोई भी तैयारी नहीं कर पाते इनसे लड़ने के लिए। ठीक है, और जिसके कारण क्या है, यह एड्स जो है हमारे शरीर पर हावी हो जाता है, भारी हो जाता है और हम उससे ग्रसित हो जाते हैं। और एड्स जब रोग हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है, तो इसका लक्षण आसानी से प्रकट नहीं होता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद जब हम पूरी तरह से जो है एड्स से ग्रसित हो जाते हैं तब जाके यह रोग प्रकट होता है और आपके शरीर पर लाल लाल चिकते या दाने पड़ जाते हैं। उसके पहले वह जो है आपको जो है सामान्य ज्वर और बुखार और शरीर में दर्द होता है। ठीक है, जिससे हमें नहीं पता हो पाता कि ये एड्स है। लेकिन जब 1-1.5 साल बाद जब यह हमें पूरी तरह से जो है हमारे शरीर पर हावी हो जाता है, हमें ग्रसित कर लेता है, तब हमारे शरीर पर लाल लाल, ठीक है, चकते जैसे जो है दाने निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं लाल लाल। ठीक है, तो यह एड्स रोग बच्चों यह बहुत ही खतरनाक रोग है और इसका कोई भी उपचार नहीं, क्योंकि ये हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है। और होता क्या है कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यूनो सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि कोई भी विषाणु, कोई भी वायरस, कोई भी शत्रु, कोई भी रोग मेरे शरीर पर आक्रमण करता है, हम उससे ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि उससे लड़ने की क्षमता मेरे पास नहीं रह जाती, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और हम अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और हम बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं और इस एड्स का कोई उपचार नहीं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, यह एड्स जो है यौन संचारित रोग है और वह एक विषाणु द्वारा होता है और इसका कारण है, जिस विषाणु के द्वारा यह रोग होता है उसका नाम है HIV अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इस वायरस के कारण जो है यह रोग उत्पन्न। चलिए, यौन संचारित रोग में अब हम दूसरे रोग के विषय में पढ़ते हैं। पहला रोग तो हमने देख लिया और दूसरा रोग है हेपेटाइटिस बी। दूसरा रोग है बच्चों हेपेटाइटिस बी। जो हेपेटाइटिस है बच्चों, यह हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी 3 होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जो है वह होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस जो बी है उसका कारक क्या है, अर्थात किसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है, तो यह रोग उत्पन्न होता है बच्चों HBV, अर्थात इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बी वायरस नामक वायरस के कारण जो है यह रोग होता है हेपेटाइटिस बी। इसका लक्षण क्या है बच्चों, इसका लक्षण है पेट में दर्द हो। जब हेपेटाइटिस बी रोग होता है तो उस रोगी व्यक्ति को पेट में दर्द होता है, जी मिचलना, भूख में कमी, और भूख में कमी हो जाती है हेपेटाइटिस बी के रोग के कारण। और बच्चों, और यह हेपेटाइटिस बी क्या करता है, जब अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है तो हमारा जो लीवर सिस्टम है, जो भोजन को पचाता है, वह सिस्टम हमारा खराब हो जाता है, जिसके कारण जो है भोजन नहीं पचता है। ठीक है, और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जब अंतिम स्टेज है इसका, ठीक है, जब इसका लीवर खराब हो जाता है इस हेपेटाइटिस बी से, तो हमारा जो भोजन है, ठीक है, उसका पाचन सही ढंग से नहीं होता है और जिसके कारण जो है हमारी मृत्यु हो जाती है।
देखा जाए तो शुरू में यह सामान्य रोग है, लेकिन यह अपने अंतिम स्टेज में बिगड़ पहुंच गया। अगर यह स्थिति बिगड़ गई तो जो है इससे उस व्यक्ति का, उस रोगी की मृत्यु भी हो जाती। चलिए बच्चों, अब हम तीसरे रोग के विषय में पढ़ते हैं, जो यौन संचारित रोग है, जो वायरस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। उस रोग का नाम है जेनोइटल हर्पीज। क्या नाम है बच्चों? जेनोइटल हर्पीज। यह एक रोग है, यह भी यौन संचारित रोग है और यह वायरस के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग का कारण क्या है बच्चों? तो इस रोग का कारण है HSV। HSV जो है इस रोग का कारण है। और इसका लक्षण क्या है बच्चों? इसका लक्षण है जनन अंगों में, ठीक है, सूजन, घाव में पीड़ा, मूत्र त्याग में जलन। ठीक है बच्चों। और HSV का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर लिखा गया है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। जो जेनोइटल हर्पीज है बच्चों, किसके कारण यह रोग होता है? यह HSV के कारण रोग होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है H से हर्पीज, S से सिम्प्लेक्स और V से वायरस। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण जो है यह रोग जेनोइटल हर्पीज नामक रोग होता है। यह यौन संचारित रोग है और वायरस के द्वारा होता है। और इसका जो है लक्षण है, अर्थात जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाता है उसमें जनन अंगों में सूजन, घाव में पीड़ा, मूत्र त्याग में जलन होता है। चलिए अब इसका चौथा जो है हेडिंग डालेंगे जेनोइटल वार्ट। जेनोइटल वार्ट यह भी जो है यौन संचारित रोग है और यह भी एक वायरस के द्वारा यह रोग होता है। किस वायरस के द्वारा यह रोग होता है? इसका कारक क्या है? तो बच्चों इसका कारक है HPV। HPV और इसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ध्यान रखिएगा बच्चों, HPV इसका पूरा नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण जो है यह रोग आपका होता है जेनाइटल वार्ट। और ये जो जेनाइटल वार्ट है जिस व्यक्ति को हो गया, क्या लक्षण है इसका? तो पुरुष के शिशन या स्त्रियों के कैलेबिया या डिडाइना गर्भाशय में मस्से बन जाते हैं। और जब ये मस्से बन जाते हैं बच्चों तो इसका उपचार कैसे होता है? तो इसका उपचार जो है लेजर सर्जरी द्वारा या अल्फा इंटरफेरॉन द्वारा जो है इसका उपचार किया जाता है। इस तरह से बच्चों हमने जनन स्वास्थ्य के भाग 3 में यौन संचारित रोग के विषय में अध्ययन किया कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक जीवाणु द्वारा, दूसरा विषाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा भी कौन कौन से रोग होते हैं और विषाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, इसके विषय में हमने अध्ययन कर लिया। अब इस अध्याय का केवल एक ही टॉपिक रह गया है, उसको भी हम देख लेते हैं और उसी के साथ यह अध्याय समाप्त। हमने यौन संचारित रोग के विषय में देख लिया बच्चों। अब जो है इस पाठ का, ठीक है, एक और टॉपिक रह गया है उल्ब भेदन। उल्ब भेदन उल्ब भेदन चलिए बच्चों देखते हैं यह उल्ब भेदन क्या है। उल्ब भेदन बच्चों एक ऐसी विधि, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है हम लिंग परीक्षण या भ्रूण परीक्षण, लिंग में आनुवंशिकीय दोष, कमियां, विकृति तथा उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसी विधि को हम उल्ब भेदन कहते हैं। उल्ब भेदन में क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, उल्ब भेदन में क्या होता है। उल्ब भेदन बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह जो आपका गर्भाशय है, गर्भाशय की दीवार पर, ठीक है, यह जो आपका भ्रूण है, इस भ्रूण के चारों तरफ
एक भ्रूण कला होता है, इसके चारों तरफ, इस भ्रूण के चारों तरफ भ्रूण कला होता है। यह तरल रूप में होता है बच्चों, चारों तरफ से यह तरल रूप में भरा होता है और यह उर्व गुहा में केंद्रित होता है। जो यह भ्रूण कला है बच्चों, यह उर्व गुहा में क्या होता है, स्थित होता है और यह तरल के रूप में होता है चारों तरफ। और यह जो तरल के रूप में होता है इसको हम बोलते हैं एमिनोटिक फ्लूइड। यह एमिनोटिक फ्लूइड होता है इसके चारों तरफ, यह उल्ब गुहा में स्थित होता है, अर्थात इसके चारों तरफ, भ्रूण के चारों तरफ भ्रूण कला होता है, एमनियान होता है और यह उल्ब गुहा में स्थित होता है, तरल के रूप में होता है, एमिनोटिक फ्लूइड होता है। और यह जो आपका एमिनोटिक फ्लूइड है या भ्रूण कला है, और यह जो आपका शिशु है, जो भ्रूण है, इसकी कोशिकाएं इसमें होती है। ठीक है, जो आपका यह एमिनोटिक फ्लूइड है इसमें क्या होता है, इस शिशु की कोशिकाएं भी इसमें होती हैं। अब हम सिरिंज द्वारा इस एमिनोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। जब हम एमिनो फ्लूइड को निकाल लेते हैं तो लैब में इनमें गुणसूत्रों का परीक्षण किया जाता है। किसका परीक्षण किया जाता है बच्चों? गुणसूत्रों का परीक्षण किया जाता है। और हमको पता है बच्चों, जो आपका गुणसूत्र होता है अर्थात क्रोमोसोम होता है, जब इनका परीक्षण किया जाता है तो आपको पता है या तो वह XX होगा या तो XY होगा। ठीक है, जब वो XX जो है गुणसूत्र मिलेगा इस आपका एमिनो फ्लूइड में, इस इम्यूनो फ्लूइड को जो हम सिरिंज द्वारा निकालते हैं, सुई द्वारा निकालते हैं और इनका लैब परीक्षण कराते हैं, तो यदि वह XX आ गया गुणसूत्र तो क्या होगा बच्चों? तो यह आपका बालिका होगी, और यदि XY हो गया तो वह बालक हो जाएगा। इस तरह से हम एमिनोटिक फ्लूइड द्वारा लिंग परीक्षण कराते हैं, लिंग की जांच कराते हैं कि वह लड़का है या लड़की है। इस तरह से हम उल्ब भेदन द्वारा जो है लिंग का परीक्षण करते हैं। और बच्चों, यदि आपका यह जो गुणसूत्र है, इसमें गुणसूत्र, जबकि आपको पता है बच्चों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यदि एक गुणसूत्र बढ़ जाए या घट जाए तो वह क्या हो जाता है, वह आनुवंशिकी रोग हो जाता है, रोग हो जाता है, लिंग रोग हो जाता है। ठीक है, तो यदि XX है, इसमें एक गुणसूत्र और बढ़ गए, XX हो जाएगा, तो इसमें 46 एक कितना हो जाएगा, 47 गुणसूत्र हो जाएगा और यह एक रोग हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं एकादि सूत्रता के कारण यह एक रोग होता है। एकादि सूत्रता अर्थात एक गुणसूत्र का बढ़ जाना या एक गुणसूत्रों की कमी हो जाना, तब भी रोग हो जाएगा बच्चों। चूंकि 46 है, यदि 45 हो जाए, एक गुणसूत्र की कमी हो जाए, अर्थात जो XY है, अर्थात जो XX है उसमें एक X एब्सेंट हो जाए, एक ही X रहे, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या जो 46 होती है एक कम हो जाए, 45 हो जाए, तब भी यह रोग हो जाता है। और इन रोग के विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम, इस तरह के रोगों के विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। तो इस तरह से रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, इस उल्ब भेदन द्वारा हम जो है लिंग परीक्षण भी कराते हैं। उल्ब भेदन में क्या है, उल्ब भेदन में गुणसूत्रों का जो है परीक्षण कराया जाता है, अर्थात जो आपका एमिनोटिक फ्लूइड है उसमें गुणसूत्रों के आधार पर हम उसका लिंग परीक्षण कराते हैं। और यह जो लिंग परीक्षण कराते हैं बच्चों, यह 16 से 17 सप्ताह, 16 से 18वें सप्ताह, 16वें और 18वें सप्ताह में जो है यह परीक्षण कराया जाता है भ्रूण काल के समय। जब भ्रूण काल के समय, ठीक है, 16वें से 18वें सप्ताह में हम जो है क्या करते हैं, इन गुणसूत्रों के द्वारा जो है हम इनका परीक्षण कराते हैं, लिंग परीक्षण कराते हैं, भ्रूण परीक्षण कराते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि भ्रूण में जो शिशु पल रहा है वह लड़का है या लड़की। इस द्वारा हम इसका लिंग परीक्षण कराते हैं तथा गुणसूत्रों के आधार पर हम ये भी जान लेते हैं कि कहीं उनके गुणसूत्रों में कमी तो नहीं है। उनके गुणसूत्रों की कमी को भी हम जान जाते हैं और उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्या कोई रोग है
तो हम इन रोगों के विषय में भी जान सकते हैं। तो उल्ब भेदन द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों, उल्ब भेदन द्वारा शिशु में आनुवांशिक की स्थिति, लिंग का परीक्षण, ठीक है, तथा इस तरह से अब जो है अपरा की स्थिति, इस तरह से हम उल्ब भेदन के द्वारा जो है हम ये सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आपका उल्ब भेदन की प्रक्रिया आपके भारत में बैन लगा दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसलिए जब भी आप किसी क्लिनिक पर जाएंगे तो क्लिनिक पर जो है मोटे हेडिंग से लिखा होगा कि यहाँ पर भ्रूण परीक्षण नहीं होता। क्यों बच्चों, क्यों इस पर बैन लगाया गया है? क्योंकि कुछ ऐसे दंपति हैं जब वह लिंग परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि यह बालिका है तो क्या कर लेते हैं, इस भ्रूण की हत्या कर देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं। और आपके भारत में ऐसे बहुत सी केस जो है उस दौरान बहुत ही जो है सामने आया था, जिसके कारण जो है उल्ब भेदन का अर्थात लिंग परीक्षण गुणसूत्रों के आधार पर जो कराया जाता है उस पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है। अर्थात अब जो है भ्रूण परीक्षण नहीं होता। किसी भी क्लिनिक पर जाएंगे तो आपको लिखा होगा कि भ्रूण परीक्षण नहीं होता है। इस तरह से बच्चों यह उल्ब भेदन के द्वारा जो है हम जो है उस शिशु की आनुवांशिक स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। यह बालक है, बालिका है, या उसके गुणसूत्रों में कोई कमी है, लिंग कमी है, उसकी स्थिति के विषय में पता लगा सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों जो कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य का अध्याय आज यहीं पर समाप्त होता है। और अब अगला अध्याय हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।